दमदार 10 में अब बात होगी कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों की। इस वक्त वेनेजुएला पर अमेरिका के हमले के बाद से चौतरफा कुछ निंदा करने वाले भी हैं, कुछ समर्थन करने वाले भी हैं, कुछ हैरान होने वाले भी हैं। यूनाइटेड नेशन भी कह रही है हम आपात बैठक बुलाएंगे। वो अलग बात है कि 2 दिन बीत जाने के बाद ऐसी कौन सी इमरजेंसी मीटिंग होती है। बहरहाल ये कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरें हैं जिन पर आज हम चर्चा करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खुलकर दुनिया को धमकी दे रहे हैं। ट्रंप ने एक के बाद एक कई देशों को खुली धमकी दी है। बड़ी खबर यह है कि ट्रंप ने मेक्सिको, क्यूबा, कोलंबिया की सरकारों को सीधी धमकी दी है। ट्रंप ने कहा है कि इन देशों को भी अमेरिका की सैन्य कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। ट्रंप ने मादुरो की जगह वेनेजुएला के अंतरिम राष्ट्रपति बने डेल्सी रॉड्रिगेज को भी कड़ी चेतावनी दी है। ट्रंप ने कहा है कि अगर अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी ने उनकी बात नहीं मानी तो उनका हश्र तो मादुरो से भी बुरा हो सकता है। ट्रंप ने यह भी कहा कि अगर डेल्सी अमेरिका के मुताबिक चलेंगी तो उन्हें वेनेजुएला में अपनी सैनिक ताकत आजमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर वो सही से काम नहीं करती हैं तो उन्हें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, शायद मादुरो से भी बड़ी कीमत। With the people, we're dealing with the people that just got sworn in, and don't ask me who's in charge because I'll give you an answer and it'll be very controversial. What does that mean? It means we're in charge. Have you spoken with her? We're in charge. ये विनोद जी जो ट्रंप कर रहे हैं वो खुली धमकी दे रहे हैं। अभी तो आपने उस देश के राष्ट्रपति को उठाया ही है और अभी जो अंतरिम है डेल्सी रॉड्रिगेज, आप उनको भी धमकी दे रहे हैं कि मेरे हिसाब से चलो, अगर नहीं चले तो मादुरो से भी बुरा हश्र करूंगा। देखो सारा उनके दिमाग में क्या है? सारा खेल अमेरिकन डॉलर की सुप्रीमेसी का है, पेट्रो डॉलर की। चूंकि वेनेजुएला में ह्यूगो चावेज के जमाने से ही और बाद में मादुरो ने उस पॉलिसी को फॉलो किया कि जो सबसे बड़ा ऑयल रिजर्व 303 बिलियन बैरल जो है वो वेनेजुएला में है। तो डॉलर के अलावा जो 1974 में एग्रीमेंट हुआ था, जो कुछ किसिंजर और सऊदी अरब के बीच में हुआ था, अमेरिका और सऊदी अरब के बीच में, जिसमें यह तय हुआ था कि सारा जो ऑयल है, पेट्रोल, वो डॉलर में उसकी ट्रेड होगी इंटरनेशनली सऊदी, और सऊदी जो कि लीड कर रहा था और उसके बदले में अमेरिका जो है उसको डिफेंस सिक्योरिटी देगा। तो वो हुआ, उससे पूरी इंटरनेशनल ट्रेड डील जो है डॉलर में होने लगी। लेकिन पिछले कई वर्षों से कई देश जो है डॉलर के अलावा दूसरी करेंसीज भी एक्सेप्ट करने लगे। उसमें वेनेजुएला सबसे पहले था। इसके पहले इराक ने काम शुरू किया था, जिसमें इराक का सद्दाम हुसैन का हश्र आपने देखा। रूस जो है, रूस से जो झगड़ा किस बात का है? यूक्रेन तो बहाना है। वो रूस जो है सारा जो पेट्रोलियम ऑयल बेच रहा है वो भारत से उसने रुपए में ट्रेड किया, चीन से युआन में कर रहा है, वेनेजुएला भी युआन में जो है वो कर रहा था। तो अमेरिकी डॉलर की सुप्रीमेसी खत्म होती है तो अमेरिकन हेजेमनी भी खत्म होगी। सबसे बड़ी समस्या ये है, और इसलिए ट्रंप ने सीधा इंटरवीन किया है। ट्रंप तो दादागिरी कर रहे हैं ना सर। ईरान से लेकर लैटिन अमेरिका तक के देशों पर ट्रंप लगातार धमकी दे रहे हैं। उसमें क्यूबा का नाम ले ले, ग्रीनलैंड, ईरान, हमला करने की बात कर रहे हैं। ट्रंप ने अब क्यूबा को लेकर बड़ा बयान दिया। ट्रंप ने कहा कि क्यूबा गिरने के लिए तैयार है। वेनेजुएला के बाद क्यूबा खत्म होगा, उसके पास कोई इनकम नहीं रह गई है। ऐसे में क्यूबा का गिरना भी तय है। क्यूबा को लेकर भी बयान जो है वो सुन ले। Cuba looks like it's ready to fall. I don't know if they can hold out. But Cuba now has no income. They got all of their income from Venezuela, from the Venezuelan oil. They're not getting any of it. And Cuba literally is ready to fall. And you have a lot of great Cuban Americans that are going to be very happy about this. I think it's just going to fall. I don't think we need any action. It looks like it's going down. ट्रंप के दिमाग में चल क्या रहा है? वो क्यूबा के गिरने का इंतजार ट्रंप के पहले 1 दर्जन राष्ट्रपति देख चुके हैं। 60s का क्राइसिस सबको पता है, जब मिसाइल क्राइसिस हुआ था, उसी समय मिसाइल क्राइसिस हुआ था कैनेडी के समय, जब रूस ने अपनी मिसाइल वहां तैनात कर दी थी और तब अमेरिका ने झुकाया था रूस को। दोनों बड़े न्यूक्लियर पावर, और शीत युद्ध का समय था, रूस को अपनी मिसाइल वहां से हटानी पड़ी थी क्यूबा से। तो ये क्यूबा का झगड़ा फिदेल कास्ट्रो से लंबे समय तक चला और अभी चला। फिदेल कास्ट्रो की हत्या की कितनी कोशिश, उनकी शिकार जो है उसमें जहरीला शिकार किया गया, वो चल रहा है। क्यूबा से झगड़ा पहले से चल रहा है। देखिए, ये जो कैरिबियन, पूरा कैरेबिया का इलाका और पूरा साउथ अमेरिका, अमेरिका चाहता है कि ये उसका बैकयार्ड है और ये पूरी तरह से उसके कंट्रोल में रहे। एक तो ये उसकी एक डिप्लोमेसी और स्ट्रेटेजिक मामला है कि दूसरे देश वहाँ उसमें दखल ना दें। हालांकि जिस मुनरो डॉक्ट्रिन की बात हम लोग कर रहे थे ब्रेक में, जिसको अब डोनरो डॉक्ट्रिन कह रहे हैं, मुनरो डॉक्ट्रिन की जगह डोनरो डॉक्ट्रिन कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप जो है,
वो 1823 का एक डॉक्ट्राइन है जिसमें यूरोप की जो कॉलोनियल पावर्स थे उनको रोकने के लिए बनाया गया था। ये चीन रूस तो था ही नहीं उस समय, यूरोप के कॉलोनियल पावर्स। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का एक रीसेंट स्टेटमेंट भी तो है सर, वो अभी मैंने इसमें शामिल नहीं किया है, लेकिन उन्होंने यूरोप को भी कहा है कि या तो आप अपने आप को संभाल लो, नहीं तो आप क्या थे और क्या हो जाओगे आपको भी पता नहीं चलेगा। वो कह रहे हैं कि वो तो माइग्रेशन इमिग्रेशन पॉलिसी को लेकर के कह रहे हैं, इमिग्रेशन पॉलिसी के कारण उनका कहना है कि यूरोप अपना अस्तित्व खो रहा है। लेकिन ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स मामला है जो लैटिन अमेरिका का है, कैरेबियाई का। एक तरफ ये हेजेमोनी का मामला है, दूसरी तरफ अपने डॉलर को मजबूत करने का मामला है। और उसके अलावा अभी आप एक चर्चा सुन रहे हैं, अभी बड़ा अचानक वैग द डॉग फिल्म की चर्चा चारों तरफ शुरू हो गई है, जो 97 की फिल्म है, जिसमें दिखा रहा है कि रॉबर्ट डी नीरो भी है उसमें। ये दिखा रहा है कि वहाँ कैसे अमेरिका के एक राष्ट्रपति की रेटिंग्स गिरने लगती हैं और फिर वो एक फेक कंट्री तैयार करके और एक फेक युद्ध की तैयारी करता है और उस फेक युद्ध में जो है करके और अपनी रेटिंग बढ़ाता है अमेरिका का राष्ट्रपति। अभी ट्रंप की रेटिंग्स काफ़ी गिर गई है, 36 टू 42 43 के करीब उनकी रेटिंग है, जब ये पहला ही साल है उनका जी। तो इतनी रेटिंग गिरी है। और मिड टर्म है, इस साल में मिड टर्म है जो, तो उसके पहले अपनी रेटिंग सुधारना भी एक इसका डोमेस्टिक पॉलिटिक्स भी इसमें ये देखिए, कोलंबिया को भी उन्होंने खुली धमकी दी है, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर कि केवल एक तरफा ये बात चल रही है। उधर कोलंबिया के राष्ट्राध्यक्ष भी खुले में खड़े होकर ये कह रहे हैं कि आपने जो वेनेजुएला के साथ किया है वो आपकी दादागिरी है, आप शक्ति के दम पर इस तरीके से नहीं कर सकते, और अगर हिम्मत है तो आप हमारे साथ ही करके दिखाइए। मादुरो ने भी ऐसी धमकी दी थी, तो फिर उनका हश्र क्या हुआ, वही कोलंबियन राष्ट्राध्यक्ष भी कर रहे हैं। अच्छा, वेनेजुएला में राष्ट्रपति मादुरो की गिरफ्तारी के बाद डोनाल्ड ट्रंप और आक्रामक हो गए हैं। अब उन्होंने डेनमार्क के ऑटोनॉमस इलाके ग्रीनलैंड को कब्जाने की बात कही। ट्रंप ने कहा कि उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ग्रीनलैंड चाहिए। आपकी अपनी सीमा क्या सुरक्षित नहीं है कि आपको राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अब ग्रीनलैंड भी चाहिए? ग्रीनलैंड के आसपास रूस और चीन का दखल बहुत ज्यादा है। ट्रंप ने क्या कहा वो भी आप सुने। We need Greenland for national security, not for minerals. We have so many sites for minerals and oil and everything. We have more oil than any other country in the world. We need Greenland for national security. And if you take a look at Greenland, you look up and down the coast, you have Russian and Chinese ships all over the place. उन्हें अब ग्रीनलैंड भी चाहिए, विनोद जी। देखिए, ट्रंप साहब इस वक्त बिल्कुल, मैं क्या कहूँ कि उस तरह से हैं कि बेलगाम हैं और उन पर किसी का नियंत्रण नहीं है। खासकर अमेरिका में भी देखिए, उनके इस हमले का अमेरिका में भी विरोध हुआ है। अमेरिकन कांग्रेस के तमाम रिपब्लिकन्स ने भी इसको उचित नहीं ठहराया कि आपने अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से ये किया है। लेकिन ट्रंप साहब को इसकी चिंता नहीं, वो लोकलाज की कोई परवाह नहीं करते, वो कुछ भी करने पर लिए आमादा है। दिक्कत क्या है कि ग्रीनलैंड, कनाडा को 91वां स्टेट डिक्लेयर कर चुके हैं कि वो हम चाहते हैं। वो यूरोप को अलग धमका रहे हैं, ईरान पर भी वो धमका रहे हैं, भारत पर टैरिफ लगा रहे हैं, कहते हैं और टैरिफ लगाऊंगा। वो करना क्या चाहते हैं खुद नहीं समझ में आ रहा। मुझे लगता है जो अजीत कह रहे हैं सही कह रहे हैं कि अभी मिड टर्म इलेक्शन होने हैं 2026 में, इसी 26 के अंत में, और उसमें रिपब्लिकन्स की हालत वहाँ अच्छी नहीं बताई जा रही। जो सर्वेक्षण आ रहे हैं उसमें, और अगर वो हारती है रिपब्लिकन पार्टी, तो ट्रंप के लिए आने वाले 3 साल बहुत मुश्किल बने। लेकिन वो जो मिड टर्म इलेक्शन की आप बात करें उसमें एलन मस्क जो बहुत दिनों से उनसे दूर दूर थे, वो भी तो उनके फिर से नजदीक आ गए हैं। उनके हर एक कदम पे एलन मस्क कारोबारी हैं, उनको वो तो कारोबारी है, उनको तो अगर अमेरिका में कारोबार करना है तो उन्होंने नजदीक आना ही पड़ेगा। वो बिजनेसमैन, कोई भी बिजनेसमैन सरकार से टकरा नहीं सकता। व्हाइट सुपरमेसी में व्हाइट सुपरमेसी का भी मस्त दोनों साथ में व्हाइट सुपरमेसी ग्रीनलैंड। लेकिन एक चीज मैं बताने वाला था, एक दिलचस्प बात मैं जोड़ दूंगा 30 सेकंड में। क्यूबा बहुत इंटरेस्टिंग देश है, मैं क्यूबा गया हूँ। वहाँ अमीरी नहीं है, मतलब गरीबी नहीं है, क्योंकि अमीरी नहीं है। जो अमीरी नहीं है तो गरीबी नहीं है। और वहाँ आज भी सन 48 और सन 52 वाली कारें चलती हैं। और वहाँ उन्होंने अपनी करेंसी को जो है, जो इंटरनेशनल डॉलर का रेट है उससे अलग रखा है। उन्होंने इंटरनली डॉलर वहाँ उनकी करेंसी से कमजोर है, मतलब इंटरनली उन्होंने कर रखा। अगर उनका जो करेंसी है, मैं नाम भूल रहा हूँ, अगर आपको लेना है तो $100 में पता लगा 80 या 85 उनकी करेंसी मिलेगी ये, और उसी में आपको खरीदना होगा जो भी आप सामान। और वहाँ फ्लोरिडा कोस्ट वहाँ से 90 माइल्स पे है जी। तो वो वहाँ हवाना में है, समुद्र के किनारे, हर हफ्ते एक दिन वहाँ 100, 200, 400, 500, 1000 आदमी इकट्ठा होते हैं, डाउन डाउन अमेरिकन इंपीरियलिज्म का नारा लगाते हैं और उसका लौट जाते हैं। तो बहुत दिलचस्प देश है क्यूबा इस मामले में। अच्छा, ट्रंप धमकी पर धमकी दे रहे हैं, धमकी देना उनका शगल है दरअसल, अब तो ऐसा ही लगने लगा है। और जैसा अभी विनोद जी कह रहे थे कि लगाम लगा नहीं पा रहे हैं, कोई बेलगाम घोड़े की तरह है वो। लगाम कौन लगाएगा? एक उम्मीद आप रूस से कर सकते हैं, एक उम्मीद आप चाइना से कर सकते हैं, लेकिन रूसी तेल को लेकर ही डोनाल्ड ट्रंप भारत को धमकी दे रहे हैं।
ट्रंप ने रूसी तेल को लेकर भारत पर टैरिफ बढ़ाने की धमकी दी। हालांकि ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ भी की। उन्होंने कहा मोदी बहुत अच्छे इंसान हैं। They wanted to make me happy, basically. He wanted to. Modi's a very good man. Yes. He's a good guy. He knew I was not happy, and it was important to make me happy. They do trade, and we can raise tariffs on them very quickly. And डोनाल्ड ट्रंप का पिछला बयान आप याद करें, उन्होंने कहा था मोदी इज अ टेरिफिक मैन, मतलब शानदार व्यक्ति बता रहे थे। अभी भी कह रहे हैं कि मोदी बहुत अच्छे इंसान हैं। अरे फिर भारत पे आप टैरिफ क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि आपको रशिया को कर्ब करना है, आपको उनको स्नब करना है, तो आप इसलिए इंडिया को स्नब करने की कोशिश कर रहे हैं टैरिफ के दम पर। कुछ भी सिर्फ अपने डोमेस्टिक जो उनका ऑडियंस है, जो उनके वोटर्स हैं, उनको खुश करने के लिए ट्रंप बोल रहे हैं। उनको पता है कि भारत कतई उनकी धमकी से नहीं झुक रहा है। ये जो खबर थी ना कि भारत ने रूस से तेल खरीदना कम कर दिया है, वो अभी नवंबर की खरीद की रिपोर्ट आई है, आज ही रिपोर्ट आई है। और नवंबर में भारत ने अपनी टोटल तेल की जरूरत का 35% रूस से खरीदा है। 35% तेल हम लोगों ने रूस से खरीदा है और 15% अमेरिका से खरीदा है। अमेरिका से भी खरीद बढ़ाई है भारत ने, लेकिन रूस से 35% तेल हम लोग खरीद रहे हैं। किसी भी दूसरे देश से ज्यादा नवंबर के महीने में भारत ने रूस से तेल खरीदा है। तो भारत को कोई चिंता नहीं है उनकी धमकी, उनके टैरिफ, चूंकि सबको पता है कि वो रेटोरिक है। सिर्फ भारत जो तेल खरीद रहा है यहां से रिफाइंड होकर के वो यूरोप के बाजार में जा रहा है, नहीं तो इस सर्दी में आधा यूरोप तो ठिठुर कर मर जाए अगर ये एनर्जी का संकट हो जाए। भेजेंगे हाँ, एनर्जी का संकट हो जाए तो वहां तो इन सर्दियों में लगातार एनर्जी की जरूरत होती है। तो ये जो गुड़ खाएंगे, गुलगुले से परहेज करेंगे, ये दोनों नहीं चलेगा ना। आप धमकी दे रहे हैं, दूसरी तरफ उसी एनर्जी से आपका काम चल रहा है, तो ये नहीं चलेगा। ये उनको भी पता है। तो ये रेटोरिक अपने देश को सुना रहे हैं। हर चीज को वो जोड़ देते हैं कि हम यूक्रेन युद्ध खत्म कर देंगे अगर भारत तेल खरीदना कम कर दे। हमने वेनेजुएला पर कब्जा कर लिया, तो अब एक तो पहले यूरोप का तेल कम करवा दें, फिर अपना तेल कम करवा लें। नहीं, यूरोप हमारा रूस वाला तेल ही तो रिफाइंड होकर हमारे यहाँ से जा रहा है, वो खरीद रहा है। तो वो यूरोप का तेल कम करवा दें, अमेरिका का तेल कम करवा दें, वो रशिया के साथ खुद अपनी ट्रेड कम कर दें, उसके बाद फिर भारत को कहें, फिर ये धमकी दें। यूरोप को रोक देंगे, मत खरीदो भारत से। रूस से तो खुद ही यूरेनियम खरीद रहा है अमेरिका। वही मैं कह रही हूँ कि भाई रूस के साथ आप अपना ट्रेड पहले बंद कर दीजिए, फिर भारत को धमकी दें, तब तो कोई बात है, हम कहें कि हाँ आप इस दुनिया के दादा हैं। खैर, ट्रंप ने एक धमकी ईरान को भी दी है और उसी ईरान से एक बड़ी खबर आ रही है। ईरान ने सुप्रीम लीडर खामेनेई के खिलाफ बगावत तेज कर दी है। 9वें दिन ईरान के 70 से ज्यादा शहरों पर लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। खामेनेई के खिलाफ नारेबाजी हो रही है और शाह पहलवी के समर्थन में आवाजें उठ रही हैं। ईरान के विरोध में आवाज को कुचलने के लिए बड़े पैमाने पर फोर्स की तैनाती अब कर दी गई है। प्रदर्शनकारियों के साथ भयंकर झड़प हो रही है। सुरक्षा बलों के साथ अब तक 2 दर्जन से ज्यादा लोगों की मौत की भी खबर सामने आ रही है। इन मौतों की वजह से प्रदर्शनकारी उग्र हो रहे हैं। जगह जगह पुलिस पर हमला होना, सरकारी इमारतों को आग लगाना, अब ऐसी तस्वीरें आ रही हैं। तो शुरुआती दिनों में जो प्रदर्शन शांत प्रदर्शन दिख रहा था, वो धीरे धीरे इसी टसल की वजह से हिंसक होता दिखाई दे रहा है। अच्छा, एक तस्वीर और आपको दिखा देती हूँ। ईरान के फार्स प्रांत से एक भयानक तस्वीर सामने आई है। खामेनेई से गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने IRGC के बजट फोर्स के दफ्तर को फूंक दिया। ये देखें तस्वीरें। क्या खामेनेई की कहानी खत्म होने का समय आ गया है, विनोद जी? देखिए, अभी कुछ भी कहना मुश्किल है, लेकिन ये जरूर है कि खामेनेई के सामने एक गंभीर चुनौती है, गंभीर संकट है अपनी सत्ता को बचाए रखना जी। क्योंकि जब प्रदर्शनकारी जिस तरह से उग्र हो रहे हैं, लेकिन उग्र होने का एक नुकसान भी है। जब ज्यादा हिंसक प्रदर्शन हो जाता है तो उसका दमन करना जो है आसान हो जाता है, वो जस्टिफाइड हो जाता है। तो अब लेकिन अगर इतनी जनता उमड़ आती है, सामने से अगर पुलिस गोली चलाने लग जाए, तब प्रदर्शनकारी हिंसक नहीं होंगे तो क्या करेंगे? नहीं, देखिए, ये गोली तो हमारे यहाँ भी चली है। अंग्रेजों ने कितनी गोलियां चलाई, हमारे यहाँ के हिंसक हुए? अब याद करिए, महात्मा गांधी हर देश को नहीं, मैं वही कह रहा हूँ ना, हिंसा जब आप करते, महात्मा गांधी ने इसीलिए हिंसा को एक स्ट्रेटजी के तौर पर भी रखा था कि पूरा विश्व जनमत उनके साथ इसीलिए था। तो अब क्या होता है कि जब आप हिंसक हो जाते हैं तो हिंसक होने के बाद उसको दमन करना आसान हो जाता है, वो जस्टिफिकेशन मिल जाता है। अगर आप निहत्थे लोगों पर गोली चलाएंगे, शांति प्रिय लोगों पर गोली चलाएंगे, तो पूरी दुनिया आपके खिलाफ होती है। हालांकि खामेनेई के लिए संकट ये है क्योंकि ईरान की जो आर्थिक स्थिति बहुत खराब है और अब तो ट्रंप साहब ने खुलेआम कह दिया है कि भाई हम हस्तक्षेप कर सकते हैं, यानी अमेरिका का समर्थन है।
अमेरिका का समर्थन है, लॉक्ड एंड लोडेड Target है, जो है, ये हाँ, शब्द उन्होंने है कहा ट्रम्प अमेरिका के, अमेरिका ट्रम्प के। अच्छा, इजराइल से भी जो खबरें आ रही हैं, मोसैड ने खुल करके जो है कहा कि हमारे एजेंट्स है वहाँ साथ, तो ये तो तय हो गया कि इस प्रदर्शन को अमेरिका और उसके देशों का समर्थन है। अब ईरान की जनता जो है उसकी दिक्कत क्या है, उसके अपने सामने सर्वाइवल का संकट है, क्योंकि उनके सामने आर्थिक समस्याएं हैं। तो एक तरफ खामनेई है, दूसरी तरफ विदेशी है, अब इसके बीच में वो फंसी हुई है। लेकिन अभी मुझे कहना मुश्किल है अभी इतनी जल्दी कि खामनेई की सरकार अभी जा सकती है। अब अमेरिका एक तरफ तो वेनेजुएला में फंस गया, अब वहाँ फंसा ही है, ऐसा नहीं है कि कोई आपने किया है तो उसकी अंतर्राष्ट्रीय आयाम भी तो हैं। अब ईरान पे आप इतनी जल्दी कैसे हस्तक्षेप करेंगे? कल को मान लीजिए चीन जो है वो ताइवान पे कर दे, क्योंकि बार बार शी जिनपिंग कह रहे हैं। वो तो उस पर हमें थोड़ी नफरत बनानी होगी, ऐसी लेकिन स्थिति आपने में जो कहा ना कि आसान नहीं है, आसान तो कोई लड़ाई नहीं है, आसान नहीं है, ना वो ईरान वाली लड़ाई आसान लेकिन है। विरोध उस दिशा में बढ़ रहा है। जी, ये मैं कह सकता हूं कि विरोध उस दिशा में बढ़ रहा है कि खामनेई का जो है तख्ता पलट हो सकता है। अगर ये विरोध इसी तरह बढ़ता रहा और 2, 4, 6, 10 दिन में इसको कंट्रोल नहीं कर पाए वो, तो निश्चित रूप से फिर दिक्कत होगी। अच्छा, एक और लड़ाई की बात करेंगे, लेकिन ये लड़ाई हमारे यहाँ अपने देश में महाराष्ट्र, मुंबई लड़ाई बीएमसी की है। बात बीएमसी इलेक्शन की हो रही है। मुंबई में बीएमसी चुनाव के लिए प्रचार बड़ा तेज हो गया है और कल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कांदिवली में एक रैली की। आज ठाकरे ब्रदर्स साथ साथ नजर आने वाले हैं एक बार फिर से। उद्धव और राज ठाकरे मुंबई के विक्रोली में एक साझा रैली को संबोधित करेंगे। दोनों मुंबई में कुल 3 साझा रैलियां करेंगे, जिनमें पहली रैली आज होनी है। इसके लिए चुनाव आयोग और पुलिस से परमिशन मांगी गई है। इससे पहले उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ने कल ही अपना साझा घोषणा पत्र जारी किया था और ये बात तो पहले ही कह चुके हैं कि बीएमसी का मेयर कोई मराठी बनेगा। प्रचार बीएमसी के लिए हो रहा है, कौन मेयर बनेगा इस पर घमासान पहले मच गया है। उद्धव ठाकरे ने कहा कोई मराठी मुंबई का मेयर बनेगा। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि मराठी हिंदू मेयर बनेगा। एआईएमआईएम नेता वारिस पठान कहते हैं कि हिजाब वाली मुंबई में मेयर क्यों नहीं बन सकती। वारिस पठान ने कहा कि इनका सपना है कि कलमा पढ़ने वाले मुंबई की मेयर बने। भारत का प्रेसिडेंट मुसलमान बन सकता है, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस मुसलमान बन सकता है। वो बात रह गई बीच में, तो फिर बीएमसी का मेयर मुसलमान क्यों नहीं बन सकता? ठीक है, अच्छा ये क्यों नहीं बिल्कुल बन सकता है। हमारा संविधान ये कहता है जिसको जनता चुन ले वो सबसे बड़े पद पर जा सकता है। लेकिन समस्या ये है कि ये हिंदू मुस्लिम करके बीएमसी की पॉलिटिक्स क्यों हो रही है? अजीत जी देखिए दूसरी चीजें भी हो रही हैं। कल हम घोषणा पत्र जो जारी हुआ उसमें हमने पहली बार सुना कि दोनों ठाकरे ब्रदर्स ने कहा कि बिजली फ्री कर देंगे है? बिजली फ्री कर देंगे वहाँ बिजली फ्री देंगे, बीएमसी हाँ। में तो फ्री बिजली बॉम्बे देंगे। के तो वो है वहाँ उनके पास उनका बजट भी बहुत बड़ा है। अब ये सब तो तरीका हो गया चुनाव जीतने का। उसमें सबसे पसंदीदा तरीका जो पार्टियां मुख्य रूप से मुकाबले में है, भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे की पार्टी एक साथ, और दूसरी तरफ ठाकरे ब्रदर्स मतलब उद्धव ठाकरे की शिवसेना और मनसे। इन दोनों के बीच जो लड़ाई है, इन दोनों का वोट एक है, इन दोनों का आधार एक है वहां मुंबई में, और वो वोट है हिंदू का और मराठी मानुस का। बीजेपी को एक एडवांटेज होता है जो वहां गुजराती बड़ी आबादी है उसके वोट का, और फिर एक जो बाहर की उत्तर प्रदेश बिहार की जो आबादी है हिंदू आबादी, उसका एक बड़ा एडवांटेज भारतीय नॉन मराठी हिंदी स्पीकिंग जो है, हिंदी स्पीकिंग और गुजराती वोट का एक एडवांटेज बीजेपी को है। और शिवसेना मनसे को प्ले करना है सिर्फ मराठी और हिंदू वोट में। तो ये लड़ाई उन दोनों के बीच में होनी है, मराठी मानुस बनेगा हिंदू बनेगा। ये दोनों ये बात कह रहे हैं, तो उनके बीच की आपस की लड़ाई है। जो वारिस पठान कह रहे हैं वो मुस्लिम वोट की लड़ाई है कि इस बार लग रहा है कि नहीं, लेकिन मुस्लिम वोट है भी अच्छे खासी संख्या में। हाँ। शिवाजी मानखुर्द आप बात कर ले, आप भाई कला बात कर ले, आप धारावी बात कर ले, ये सब वो ऐसे इलाके हैं जहां पर मुस्लिम डोमिनेंस है। तो ये आप कह सकते हैं। और जो सर पिछले चुनाव के 17 के नतीजे भी हैं, उसके बाद क्योंकि परिसीमन के नाम पर बहुत दिनों तक ये इलेक्शन टलता चला गया, तो तब भी एआईएमआईएम अच्छा स्कोर कर पाई क्योंकि इन्हीं मुस्लिम वोटों के बिहाफ पर ही उन्होंने अच्छा स्कोर किया, 7 सीटें लेकर आई। मुस्लिम वोटों के दावेदार वहाँ कई हैं। एआईएमएम तो है ही घोषित रूप से, कांग्रेस पार्टी भी है मुस्लिम वोटों के दावेदार, समाजवादी पार्टी में वो जो हमारे क्या नाम है अबू आजमी साहब, अब तो उद्धव ठाकरे भी हैं थोड़े बहुत, उद्धव ठाकरे भी हैं थोड़े बहुत, नहीं मतलब वो भी एक अघोषित रूप से मैसेज तो दे ही रहे हैं कि हम आपके हो सकते हैं संरक्षण। तो मुस्लिम वोटों के दावेदार तो कई हैं। क्या मुस्लिम वोट एक मुश्त पड़ेगा या डिवाइड होगा? बीजेपी और जो एकनाथ शिंदे की शिवसेना, उनको उम्मीद है कि मुस्लिम वोट डिवाइड होगा। अगर वो डिवाइड होता है तो वो
उनका काम बन जाएगा। लेकिन दूसरा कांग्रेस को क्या उम्मीद है? कांग्रेस अलायंस क्यों नहीं कर रही है शिवसेना से? उसके पीछे उसका कारण ये है कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना और मनसे, एक तो उनके साथ मनसे के आ जाने से कांग्रेस के सामने समस्या ये है कि उत्तर भारतीयों का जो नाराजगी है, दूसरा उनको लगता है कि मनसे प्लस उद्धव ठाकरे शिवसेना वर्सेस बीजेपी एंड एकनाथ शिंदे शिवसेना, ये एक ही वोट, जो भी अजीत कहते हैं, एक वोट पे दावेदारी है इनकी, हिंदुत्व वाले वोट पर, मराठी अस्मिता वाले वोट पर। और वो अगर डिवाइड होता है तो कांग्रेस कहीं अपने लिए संभावना देख रही है। तो बड़ा विचित्र इलेक्शन है इस बार बीएमसी का। अच्छा, उसमें रामदास अठावले अलग लड़ रहे हैं, वो कह रहे हैं मेरे साथ धोखा हो गया। गठबंधन तो वहां पे कमाल के हैं, चाहे अजीत शरद जी का और इन्होंने साथ होना, और इन्होंने किया है गठबंधन अम्बेडकर के साहब के पोते जो प्रकाश अम्बेडकर के साथ कांग्रेस ने किया। चलिए, ऐसी ही इंटरेस्टिंग खबरें लगातार आप हर दिन दमदार 10 में देखते रहेंगे, लेकिन आज बस इतना ही। बहुत शुक्रिया अजीत जी आपका, विनोद जी आपका।